नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। यूपीएससी के जिन अभ्यर्थियों ने 2020 में परीक्षा में अपने आखिरी प्रयास का इस्तेमाल कर लिया है, उनको अब कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला एक याचिका पर दिया है। याचिका में कोरोना वायरस महामारी को कारण बताते हुए कहा गया था कि उन्हें एक और मौका दिया जाए और उम्र सीमा में छूट दी जाए। ये याचिकाकर्ता वे थे जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा 2020 में अपना अंतिम मौका इस्तेमाल कर लिया था। इन्होंने कोरोना महामारी और लॉकडाउन से पैदा हुई कठिनाइयों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि महामारी ने उनकी तैयारी को प्रभावित किया और अतिरिक्त प्रयास की मांग की। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने अब याचिका को खारिज कर दिया है। इसी मामले में पहले केंद्र सरकार इस बात पर सहमत हो गई थी कि वह ऐसे अभ्यर्थियों को एक अतिरिक्त मौका देगी। गुजरात के अहमदाबाद में तैयार किए गए दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नाम अब पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर होगा। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात की घोषणा की है कि इस स्टेडियम को नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। बता दें, इसी मैदान पर आज भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच खेला जाना है। बता दें, दुनिया के सबसे बड़े इस स्टेडियम में 1,32,000 लोगों के बैठने की क्षमता बताई जा रही है। पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार गिराए जाने के बाद शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में बीजेपी पर निशाना साधा ही है, साथ ही महाराष्ट्र सरकार में सहयोगी कांग्रेस को भी निशाने पर लिया है। शिवसेना ने सामना में लिखा है कि पुडुचेरी की सरकार गिराने के बाद महाराष्ट्र में भी ऐसा करने की बातें हो रही हैं, लेकिन जैसे दिल्ली बहुत दूर है वैसे ही महाराष्ट्र भी बहुत दूर है। मध्य प्रदेश और पुडुचेरी में कांग्रेस थी, महाराष्ट्र में शिवसेना है, इसलिए कोई अनावश्यक उठापटक के चक्कर में ना पड़े। पुडुचेरी में सरकार गिराने के लिए जो खटपट और भागदौड़ की गई, वो सारा प्रयोग महाराष्ट्र में किया जा चुका है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ये दिखाने की कोशिश की है कि कांग्रेस अपनी जमीन खो रही है। सामना के संपादकीय में शिवसेना ने लिखा है कि एक समय दक्षिण में कांग्रेस का बोलबाला था, आज पुडुचेरी जैसा छोटा सा राज्य भी उनके हाथ में नहीं रहा। देश में अब पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बची है। महाराष्ट्र और झारखंड में अगाड़ी सरकार में कांग्रेस शामिल है। झारखंड को भी अस्थिर किया जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पीछे केंद्रीय जांच एजेंसी को लगा दिया गया है। कोरोनिल पर भ्रामक दावों को लेकर घिरे बाबा रामदेव और पतंजलि की ओर से अब पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण ने प्रेस रिलीज जारी की है। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट कोरोनिल पर जारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की प्रेस रिलीज से हैरान है। इतने अच्छे खासे डॉक्टर भी साइंटिफिक रिसर्च के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे, ये बहुत निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि कोरोनिल एक एविडेंस बेस्ड दवाई है और प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल एक्सपर्टीज का साइंटिफिकली वैलिडेटेड रिसर्च एविडेंस एकीकृत है। कोरोनिल कोई खुफिया मेडिसिन नहीं है, बल्कि इसके सभी तत्वों के बारे में आम जनता के बीच में जानकारी दी गई है। बता दें, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसको झूठी और मनगढ़ंत दवा बताया है। साथ ही दवा के लॉन्च में स्वास्थ्य मंत्री की उपस्थिति पर भी सवाल उठाए हैं। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट के महासचिव आचार्य बालकृष्ण ने प्रेस रिलीज जारी करने के साथ ही ट्वीट में फिर से साफ दावा किया है कि कोरोनिल को WHO GMP के अनुसार COPP लाइसेंस मिला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में आयुर्वेद वैश्विक पटल पर पहुंचा है और इसीलिए आयुर्वेद के विरोधियों में इसको लेकर खलबली मची है। ड्रग तस्करी के आरोप में बीजेपी की युवा मोर्चा की राज्य सचिव पामेला गोस्वामी को गिरफ्तार किए जाने के बाद अब बंगाल पुलिस ने बीजेपी के नेता राकेश सिंह को भी ड्रग्स मामले में मंगलवार रात गिरफ्तार किया है। इससे पहले उनके बेटे को भी गिरफ्तार किया गया। बता दें, पामेला गोस्वामी की कार से लगभग 100 ग्राम कोकीन बरामद की गई थी, जिसके बाद गोस्वामी ने आरोप लगाया था कि यह कैलाश विजयवर्गीय के सहयोगी राकेश सिंह की साजिश है। उन्नाव में लगभग एक हफ्ते पहले 2 दलित नाबालिग बच्चियां खेत में मृत पाई गई थी और तीसरी 17 साल की नाबालिग लड़की बेहोशी की अवस्था में थी, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब होश में आने के बाद पुलिस ने लड़की का बयान दर्ज किया है, जिसमें पुलिस ने बताया है कि लड़की ने कहा है कि उनको 28 वर्षीय विनय ने जहर दिया था। पुलिस ने कहा है कि लड़की ने यौन दुर्व्यवहार की बात से इनकार किया है। बता दें, उन्नाव पुलिस ने इस केस को लेकर 8 ट्विटर हैंडल्स के खिलाफ केस भी दर्ज किया है। इन पर आरोप लगाया गया है कि इन्होंने अफवाह फैलाई थी कि बच्चियों के साथ रेप किया गया और बिना परिवार की अनुमति के अंतिम संस्कार किया गया। जिन पर केस दर्ज हुआ है उनमें पत्रकार बरखा दत्त के डिजिटल चैनल का भी नाम शामिल है। राजस्थान सरकार ने आज अपना बजट पेश किया। सीएम अशोक गहलोत ने बजट में कोरोना को लेकर स्पेशल पैकेज का ऐलान किया, जिसके तहत कोरोना से प्रभावित लोगों को आर्थिक मदद की जाएगी।
किसानों के लिए भी कई ऐलान किए गए। साथ ही कहा गया कि अगले साल से अलग कृषि बजट पेश किया जाएगा। अगले 3 वर्षों में 1000 किसान सेवा केंद्रों को बनाया जाएगा। राज्य में खेती के लिए बिजली देने के लिए अलग से बिजली वितरण कंपनी बनाई जाएगी। रोजगार के लिए 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन देने की भी बात कही गई है। 50,000 किसानों को सोलर पंप भी देने का ऐलान किया गया है और अगले साल से किसानों को सब्सिडी के लिए 16,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा, ऐसा भी कहा गया है। आज पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इससे पहले अगर बीच में 2 दिनों को छोड़ दिया जाए तो लगातार 13 दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई। मंगलवार को दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दाम में करीब 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल 90 रुपए 93 पैसे और डीजल 81 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर हो गया था। कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए के पार हो चुका है। वहीं वैश्विक बाजार में मंगलवार को कच्चे तेल में नरमी देखी गई। अमेरिकी WTI क्रूड $61 प्रति बैरल के आसपास है, हालांकि लंदन क्रूड अभी भी $65 प्रति बैरल के पार चल रहा है। दादरा और नगर हवेली से लोकसभा सांसद मोहन डेलकर की आत्महत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मुंबई पुलिस के सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि मोहन डेलकर ने 14-15 पन्ने के सुसाइड नोट में प्रशासन के एक बड़े अधिकारी समेत इलाके के कई लोगों के नाम लिखे हैं। मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात का भी खुलासा किया कि यह सुसाइड नोट डेलकर ने अपने लेटर हेड पर लिखा था। डेलकर ने सुसाइड नोट में लिखा है कि पिछले काफी समय से दादरा और नगर हवेली प्रशासन का ये शख्स उन्हें न केवल झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दे रहा था, बल्कि उनके बिजनेस को भी ठप करने की बात कर रहा था। देश में कोरोना वायरस को लेकर एक बार फिर चिंताएं बढ़ रही हैं। मामले बढ़ने के लिए 5 राज्य ही जिम्मेदार बताए जा रहे हैं। इनमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ और हरियाणा का नाम शामिल है। पिछले सप्ताह में महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों में 81% की वृद्धि दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश में 43%, पंजाब में 31%, जम्मू कश्मीर में 22%, छत्तीसगढ़ में 13% और हरियाणा में 11% वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा चंडीगढ़ में कोरोना के मामलों में 43% की वृद्धि देखी गई है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र सरकार को कुछ शहरों में लॉकडाउन और कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू जैसे सख्त फैसले लेने पड़े हैं। 5 राज्यों से दिल्ली आने वाले लोगों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना होगा। भारत में एक दिन में 13,742 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 104 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,10,30,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,56,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 1,46,000 से अधिक हैं और देश में अब तक कुल 1,21,65,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने ओली द्वारा संसद को भंग किए जाने के फैसले को असंवैधानिक बताया है और अगले 13 दिनों में प्रतिनिधि सभा का अधिवेशन बुलाने का आदेश भी दिया है। अब ओली मुश्किलों में फंस गए हैं। उनको अब बहुमत साबित करना होगा, जो कि उनके पास दिखता तो नहीं है, और अगर वो बहुमत साबित नहीं कर पाए तो उनको इस्तीफा देना होगा। बता दें केपी शर्मा ओली ने पिछले साल 20 दिसंबर को संसद को भंग कर दिया था। ओली के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई थी। अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस एक बार फिर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इन्होंने इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के CEO एलन मस्क को पीछे छोड़ दिया है। बता दें इसी साल जनवरी में एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने थे। ऐसा उनकी कंपनी के शेयरों में जबरदस्त उछाल के बाद हुआ था, लेकिन अब 1 महीने बाद ही वो फिर से दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।